हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजडम वर्ल्ड एनएस। सो गाइस, हमने लक्ष्मीकांत की 8th एडिशन की इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। तो इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट चैप्टर जो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का 2 पार्ट्स में कवर किया था। ठीक है, तो इसमें जो टाइम बीच में हमने गैप दिया था ताकि जो भी इसको लर्न कर रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, वो उनको अच्छे से वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो आज हम इसका कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वन लीनियर क्वेश्चंस भी बनते हैं और स्टेटमेंटली क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि जो जब हम पेपर में बैठे तो हमें क्या लगे, आसानी लगे। सबसे पहले बात चलती है कि डिमांड कहाँ से आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, तो जब हमने बोला कि डिमांड आ रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबसे पहले हमने बात बोली कि 1934 का जो टाइम पीरियड था उसमें एम.एन. रॉय, ठीक है, ये नाम हमने नहीं भूलना है, एम.एन. रॉय, इन्होंने क्या किया था, पहली बार जो था एक डिमांड रखी थी कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, इनकी डिमांड को देखते हुए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि आईएनसी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, तो पहली बार इन्होंने क्या किया, ऑफिशियली डिमांड करना शुरू कर दिया, ऑफिशियली मतलब असेंबली में उसमें डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए चाहिए, कि वो क्या करे, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1938 में जवाहरलाल नेहरू इनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं और उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है इन द ईयर 1939 में। ठीक है, और फाइनली जो डिमांड है वो एक्सेप्ट की जाती है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट करती है उसी चीज़ को ये क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, अगस्त ऑफ़र है। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, अगस्त ऑफ़र के नाम से इसको क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। ये कब आया था, अगस्त ऑफ़र 1940 में। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, वो किसने दी थी, वो दी थी एम.एन. रॉय ने। कब दी थी, 1934 में दी थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके कौन आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर ये पूछा जाए कि ऑफिशियली किसने डिमांड करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। ठीक है, आफ्टर ईयर। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बोलते हैं, इसी के साथ साथ जो डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, किसने एक्सेप्ट करी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी थी। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया, अगस्त ऑफर बोला गया 1940 का। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब इसके अलावा हम लोग बोलते हैं 1942 का जब टाइम पीरियड आता है, सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, क्रिप्स मिशन आया था। तो 1942 में सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, जो कि एक ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वो इंडिया में आते हैं, किसको लेके, एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी इस दौरान। ठीक है, देन उसके बाद हम बोलते हैं क्रिप्स का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किसने किया, तो क्रिप्स प्रपोजल, जब क्रिप्स मिशन जब आए थे, क्रिप्स को रिजेक्ट किया था बाय द मुस्लिम लीग। क्रिप्स के प्रपोजल को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। क्यों रिजेक्ट करती है, क्योंकि उनको चाहिए था कि इंडिया का जो है 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड किया जाए, यानी कि 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाए। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि फाइनली जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया में भेजा जाता है, वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो क्योंकि यहाँ पे जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, और कैबिनेट मिशन इंडिया में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इसकी वजह से जो मुस्लिम लीग है वो क्या है, डिससेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। देन उसके बाद हम बोलते हैं कि कंपोजिशन कैसे होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आपने बोल दिया कि क्रिप्स मिशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, ऑल्दो के मुस्लिम लीग इस चीज़ के अगेंस्ट थी, लेकिन नेहरू जी भी यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनका भी यही मानना था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए वो किसके ऊपर बेसिस पे बनाई जाए, अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे बनाई जाए। ठीक है,
एक तो वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होनी चाहिए, यानी कि थ्रू वोट जो है सीनियर मेंबर्स बैठ के किसी एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो चूज़ करें। और इसी की तरह इनकी ये भी डिमांड थी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए तो कोई भी आउटसाइडर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट ना हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट ना हो। इसी तरीके से ये क्या बोलते हैं कि फिर फाइनली क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको नवंबर 1946 में बना दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बन के आई थी? नवंबर 1946 में आई थी, ठीक है। किसके प्लान के थ्रू आई थी? बाय द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है। देन उसके बाद बोलता है जब ये बनाई जाती थी तो फीचर्स क्या रखे गए थे स्कीम के? तो फीचर्स क्या थे कि टोटल स्ट्रेंथ जो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कितनी होगी? 389 होगी, जिसमें 296 सीट्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया को दी जाएंगी, 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के पास रहेंगी, और 296 में से जो ब्रिटिश इंडिया को दी है 292 जो है मेंबर हैं वो क्या करें, वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंस। जो 11 गवर्नर के जो प्रोविंसेस थे उनमें से 292 पर्सन्स जो है वो आएंगे, और 4 कौन होंगे? चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस हैं उनमें से आएंगे, ठीक है। यानी कि 4 चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे तो उनमें से हर एक में से एक एक मेंबर आएगा, राइट। अब दूसरा इसमें प्रोविज़न रखा जाता है कि हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स, इनको अलॉट किया जाता है सीट्स को इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। मतलब एक सीट एटलीस्ट 1 लाख लोगों के ऊपर, 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख लोगों के ऊपर क्या हो गए, एक सीट जो है वो अलॉट की जाएगी। मतलब इस तरीके से डाइवर्शन जो थी वो कर दी गई कि कितने नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर एक सीट जो है वो अलॉट की जाएगी। देन उसके बाद हम बोलते हैं कि जो सीट्स अलॉट की गई हैं हर एक प्रोविंसेस में उनको डिवाइड किया जाएगा 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में। तो देखो जो भी सीट्स होंगी, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को दी जाएंगी उनको डिवाइड किया जाएगा 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी, और उस टाइम की 3 जो प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी वो कौन सी थी? मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ठीक है, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। इन्होंने बोला ऑल एक्सपर्ट, जनरल में कौन लोग आएंगे? सभी लोग आएंगे, लेकिन मुस्लिम और सिख्स इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ये हर एक कम्युनिटी के, उनको इलेक्ट किया जाएगा उन्हीं की कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा। कहाँ पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही वोट करेंगे। और मेथड क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो मेथड होगा उसके ज़रिए जो है वो इन लोगों को चुना जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है आज के टाइम पे, वैसे उन्होंने उस टाइम पे क्या बोला था? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो मेंबर हैं उनको चूज़ किया जाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज़ कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे प्रिंसली स्टेट्स के वो क्या होंगे? उनको नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो उनको कौन चुनेगा? प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड होंगे वो खुद ही चुनेंगे। फिर हम बोलते हैं यहाँ से पूरा क्लियर हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो थोड़ी क्या होगी? इलेक्टेड होगी, मतलब कि उसमें कुछ मेंबर्स क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, कुछ क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इलेक्शंस जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब करवाई गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बेटा इलेक्शन कब हुई थी? जुलाई और अगस्त 1946 को हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना हमने कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया? क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, स्टार्टिंग से देख लेते हैं थोड़ा सा कि 1934 में हमारे पास क्या आता है? 1934 में एम.एन. रॉय नाम का एक आदमी होता है, ठीक है। 34 में एम.एन. रॉय नाम का जो आदमी था इसने क्या किया?
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इंडिया के लिए। इसी की डिमांड को लेते हुए 1935 में फाइनली, जस्ट अ मिनट, 1935 में पंडित नेहरू ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या करती है, ऑफिशियली डिमांड करना शुरू कर देती है किसकी, कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। फिर क्या आता है, क्रिप्स जो है एक प्लान बनाया जाता है, क्रिप्स प्लान, जिसको मुस्लिम लीग जो है वो रिजेक्ट करती है। लेकिन रिजेक्ट करने के साथ साथ हमें पता है कि फिर भी क्या होता है, फाइनली क्रिप्स मिशन जो है, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है वो यहाँ पे, मैं CR मिशन एम लिख रही हूँ, तो क्रिप्स मिशन जो है वो यहाँ पे आ जाता है इंडिया के अंदर, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें आपने देखा कि कुछ सीट्स जो हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा, कुछ को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। तो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी बनेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और फाइनली जो इलेक्शंस थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो कब होती हैं, जुलाई अगस्त 1946 में होती है, ठीक है। हालांकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 200 सीट्स मिल जाती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इंडिपेंडेंट के थे उनको सिर्फ 15 सीट्स ही मिलती है। तो 93 जो थी वो किसके पास रहती थी, प्रिंसी स्टेट्स के पास थी, उनको फिल नहीं किया गया था एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं क्योंकि उनका मानना यह था कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से बाहर रहेंगे। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो इसमें देखे गए थे इन द फेवर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी बाय द पीपल ऑफ द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमने देखा था इसमें फीचर क्या रखा गया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड के थ्रू जो है वो इनको चूज़ किया जाएगा। और देखो कुछ जगह पे क्या था कि कुछ उन्हीं के मेंबर्स जो हैं वो ही उनको चुनेंगे, ठीक है। देन इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास फाइनली क्या आता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, चाहे हिंदूज थे, मुस्लिम से, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC STs, इंडियन वुमेन, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ इन सेक्शंस की जो वुमेन थी, असेंबली जो थी इनमें सारी की सारी पर्सनैलिटी थी। लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे उस टाइम पे नहीं थे। तो कई बार स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि क्या महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट थे या नहीं थे। तो महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि महात्मा गांधी जो थे वो क्या नहीं थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। देन उसके बाद हम बोलते हैं सीट्स अलॉट की जाती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, जैसे कि रिजल्ट आता है उसके बाद, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुन तो ली, अब इसका काम क्या होगा। तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। स्टार्टिंग में ही हमने देखा, ठीक है, क्योंकि जब हमने बोला कि M.N. रॉय जो थे 1934 में वो डिमांड करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उसके बाद 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया जाती है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। लेकिन और उसमें बाहर की किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस, यानी कि बाहर के जो दूसरे आदमी हैं उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसकी वर्किंग है वो कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो जाते हैं। फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है, अपनी पहली मीटिंग करती है। क्या करती है, फर्स्ट मीटिंग करती है। कब करती है, दिसंबर 9, 1946 में करती है। मुस्लिम लीग जो है ये बाइकआउट कर देती है मीटिंग को, ठीक है। क्यों बाइकआउट कर रही है बार बार मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें क्या मिले, एक सेपरेट, एक ऑटोनॉमस स्टेटस मिले स्टेट्स में, ठीक है, जो कि क्रिप्स मिशन ने भी रिजेक्ट कर दी थी। अब इस मीटिंग को अटेंड किया जाता है सिर्फ 207 मेंबर्स के द्वारा, जिसमें कुछ टाइम के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये क्या थे, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए इनको इलेक्ट किया गया था एज ए टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द असेंबली, ठीक है। इनको असेंबली का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। अब देखो यहाँ से तो आप सीधी सीधी क्वेश्चन निकालोगे, लेकिन अब यहाँ पे आता है कि किस प्रैक्टिस से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फॉलो किया है, जब बोरो किया है इस तरीके का प्रोविज़न कि हम कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे किसी चीज़ को चेयरमैन या असेंबली में
का पार्ट बना सकते हैं। तो वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, हमने किया था फ्रेंच प्रैक्टिस से अडॉप्ट। फ्रेंच प्रैक्टिस को देखते हुए हमने क्या करा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, ऑन 11 दिसंबर 1946, अगर हम 11 दिसंबर 1946 की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, परमानेंट चेयरमैन इनको बना दिया गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। कौन सी असेंबली, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फिर क्या होता है, जनवरी 25 1947 का जब टाइम आता है, सिमिलरली एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनते हैं, 11 दिसंबर 1946 को, और 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया जाता है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। बाद में क्या होता है, असेंबली को रिजॉल्व किया जाता है, असेंबली रिजॉल्व टू हैव 2 वाइस प्रेसिडेंट। तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, 16 जुलाई 1947 को वी.टी. कृष्णम आचार्य को क्या कहता है, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, किसका, असेंबली का। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज हम पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो बेटे सबसे पहले हमने याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया कौन था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे वो कौन लाए थे, पंडित नेहरू लाए थे, जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है एक हिस्टोरिक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो थी वो चीज़ें ऐसी रखी गई थी जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बनी थी, हिस्सा बनी थी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आते हैं, इन्हीं ने क्या रखा था, फंडामेंटल और फिलॉसफी जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की वो शो कर दी गई थी। आप ये क्या बोलते हैं, ये अपना उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिक्लेयर करना है अपना खुद का, अपने प्रोक्लेम करना है कि इंडिया जो है वो क्या है, एक सॉवरेन रिपब्लिक स्टेट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, कि उसमें कहा गया कि इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है, ठीक है। और इसी तरीके से वो क्या करेगी, आगे अपनी गवर्नेंस को चलाएगी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। देन इसकी तरह से इन्होंने बोला, वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आर आउटसाइड इंडिया। तो ये बोलते हैं कि ये जो टेरिटरीज़ हैं जो अभी किसका हिस्सा है, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है, वो बाद में चल के क्या बन जाएंगी, इंडियन स्टेट बन जाएंगी। और दूसरे हिस्से जो इंडिया के बाहर हैं, ठीक है, जहाँ फिर वो स्टेट्स जो टेरिटरीज़ को अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन करना चाहती हैं, वो क्या बनाएंगी, यूनियन ऑफ, वो क्या बन जाएगी, इसी का यूनियन बन जाएगी, बोले कि वो इंडिया के साथ जुड़ जाएगी। तो अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है इंडियन की स्टेट्स को, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे। देन हम बोलेंगे कि जो टेरिटरीज़ बनाई गई हैं, जो टेरिटरीज बताई गई हैं, चाहे वो उनकी प्रेजेंट बाउंड्रीज़ हैं या फिर उसमें क्या होगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको डिटरमाइन करेगी देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है, जो भी पॉलिसीज़ है, जिस तरीके से हम लोग चाहेंगे उसी तरीके से इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो सेट करी जाएंगी, जैसी हैं वैसी रखी जाएंगी, या इनमें कुछ चेंजेस भी ला जा सकती हैं, ठीक है। देन इसके बाद बोलते हैं कि इसी के साथ साथ ये स्टेटस जो है ऑटोनॉमस यूनिट्स का, वो किसके पास रहेगा, रेसिडुअरी पावर्स का वो रहेगा किसके पास, यूनियन के पास रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। यहाँ तक कि सारी पावर और अथॉरिटी जो है सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की या उसके ऑर्गन्स की, वो कहाँ से उनके पास आएगी, आर ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल। देखो जिन्होंने प्रियम्बल पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि इंडिया के पास, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है फिर भी पता है कि जो पावर है ज़्यादातर किसके हाथ में होती है, इन द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये जो
जो गवर्नमेंट के पास पावर आएगी वो कहाँ से आएगी, लोगों से आएगी, ठीक है। तो इन वेयर इन फिर बोला सिक्योर करना है लोगों को, इंडिया के लोगों को हमने क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कैसे सिक्योर करेंगे हम लोगों को, ठीक है, कैसे उनको यकीन दिलाएंगे कि नहीं भाई हम आपके भले के लिए काम करेंगे, उनको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। और जस्टिस कौन सा देंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आ गया। देन उसके बाद बोलता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस देंगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस किस में देंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो वहाँ पे आपको पता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाता है। एंड बिफोर द लॉ, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट की इक्वालिटी बिफोर द लॉ के सामने भी सबको एक जैसा मान के चलेंगे। फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाएगा, एक्सप्रेशन दिया जाएगा, बिलीफ होगा, फेथ होगा, वर्शिप होगा। देन उसका वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि इंडिया के लोगों को अब क्या किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा, ठीक है, थ्रू बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस, इक्वालिटी इन द एंड द फ्रीडम, राइट। द मेन वर्ड्स आर दीज की वर्ड्स। देन इसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एडिक्वेट सेफ गार्ड्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। किन को प्रोवाइड किए जाएंगे, माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड्स को और ट्राइबल एरियाज़ को, ठीक है। बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज़ को भी दिए जाएंगे और माइनॉरिटीज़ को भी दिए जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ जो डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको आप बोलते हो ओबीसी क्लास, ठीक है, रिजर्वेशन मिलती है ना, तो ये जो डिप्रेस्ड और ओबीसी क्लास है इनको भी क्या किया जाएगा, सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। वेयर वाइज शैल बी मेंटेन्ड, अब इसमें क्या बोला था कि टेरिटरी को क्या रखा जाएगा, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी के सबको क्या रखना है, जुड़ के रहना है कि और सॉवरेन लैंड राइट्स जो हैं लैंड, सी और एयर के, जस्टिस और लॉ सिविलाइजेशन के जैसे होते हैं वैसे ही सबको दिए जाएंगे। अब ये जो एनिशियन लैंड अटेन्स, इसके जो राइट्स थे वो में, तो इसको क्या किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा प्रमोट करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड दुनिया में शांति रखेंगे, अमन और चैन से रहेंगे और मानवता के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। अब इसी तरीके से ये चलते हुए ये जो रेजोल्यूशन था अडॉप्ट किया गया था बाय द असेंबली, कब अडॉप्ट किया गया था, जनवरी 22, 1947 में, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाए गए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए गए थे दिसंबर के मंथ में 1946 में, ठीक है। दो इसमें डेट्स जो है एग्जैक्टली नहीं पूछी जाती हैं कि कितनी डेट को, बट क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इस वजह से इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट्स जो है वो पूछी जा सकती है। तो आपने याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू, which became the base of the fundamental and philosophy of the constitutional structure, and these objective resolutions were adopted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947, ठीक है। अब इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या बनाता है, जो हमारा प्रियम्बल है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बनाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो बच्चों ने प्रियम्बल पढ़ा है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम प्रियम्बल को कवर करेंगे। देन आती है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। लेकिन बोलते हैं ये तो जनवरी की बात है ना, लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट तो बाद में आया है, तो इसमें कुछ चेंजेस आई होंगी, बिल्कुल आई है। तो ये बोलते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, धीरे धीरे करके उन्होंने इसको ज्वाइन करना शुरू किया था। 28 अप्रैल 1947 को कुछ 6 स्टेट्स जो थे वो असेंबली का क्या बन गए थे, पार्ट बन गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर माउंटबेटन प्लान भी आया था एक, तो माउंटबेटन प्लान कब आता है, माउंटबेटन प्लान आता है हमारा, अगर हम माउंटबेटन प्लान की बात करें 3 जून 1947 को। इसमें ये क्या करता है, ये माउंटबेटन प्लान में किसकी बात हुई थी, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है। माउंटबेटन प्लान में पार्टीशन ऑफ द कंट्री की बात करी थी, किसकी बात करी थी, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि माउंटबेटन प्लान को लाना पड़ा, क्यों था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनको क्या मिले, ऑटोनॉमस एक सेपरेट स्टेट मिले, इसलिए बार बार जो थी वो उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी।
के काफ़ी ज़्यादा कि हमें ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाए, हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लाती है, माउंटबेटन प्लान लाती है, जिसमें कंट्री को डिवाइड करने की बात की जाती है। और रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे दूसरे प्रिंसेस स्टेट्स के, वो क्या करते हैं, अपना डोमिनियन स्टेटस जो है वो भी इसको क्या करना शुरू कर देते हैं, ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से क्या होती है, 3 मेजर चेंजेस आती है। असेंबली जो थी वो क्या बन जाती है, पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी बन जाती है। और जो एक्ट है वो एम्पावर करता है असेंबली को, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस 1947 के एक्ट में हमने देखा था कि एक्ट जो है उसके पास ये पावर देता है किसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। वो किसी भी लॉ को एब्रोगेट कर सकता है, यानी कि ख़त्म कर सकता है, अल्टर कर सकता है किसी लॉ को जो किसने बनाया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला था कि यही असेंबली क्या बनेगी, यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी कुछ टाइम के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, कुछ टाइम के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगी। फिर अगर हम बोलें इसके सेपरेट फंक्शंस रहेंगे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है किसके लिए, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी फ्री इंडिया के लिए। दूसरा इसका रोल क्या रहेगा, जो ऑर्डिनरी लॉ होंगे कंट्री के लिए वो भी ये बनाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर बोले ना कि इंडिया की फर्स्ट असेंबली कौन सी थी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो वो कौन बनी थी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया, राइट। अब यहाँ पे उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है, जब ये एंड इट वॉज चेयर्ड बाय जीवी मवलकर, ठीक है। ये जो 2 फंक्शंस थे कंटिन्यू चल रहे थे 26 नवंबर 1949 तक। ऐसा क्यों था, ठीक है, क्यों था, क्योंकि 1947 में हमें क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिली थी। 1947 को इंडिया को क्या मिला था, आज़ादी मिली थी, क्यों चल रहा है, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। वो कब बना था, 1949 में, ठीक है। कब बना था, 1949 में। अब इस दौरान जो 2 साल का गैप था, तब तक तो कंट्री को चलाना था ना, तब तक किसने चलाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चलाया। इसलिए हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही क्या बनी, हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बनी थी फ्री इंडिया की, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम 26 नवंबर इस डेट को हमने नहीं भूलना है, ठीक है। किस डेट को नहीं भूलना है जी, हमने नहीं भूलना है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि इस दिन को फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया था, पास कर दिया था। और कुछ प्रोविज़न जो थे इसके क्या हो गए थे, लागू कर दिए गए थे, ठीक है, एनेक्ट कर दिया गया था। तो ये हमने डेट नहीं भूलनी है, डेट इज़ द 26 नवंबर 1949, राइट। देन उसके बाद हम बोलते हैं मुस्लिम लीग आती है हमारे पास, हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग इन द पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो मुस्लिम एरियाज के जो मेंबर थे वो यहाँ से अलग हो जाते हैं। लगभग जो टोटल स्ट्रेंथ होती है असेंबली की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि ओरिजिनली कैबिनेट मिशन प्लान के बाद क्या थी, बड़ी थी। अब इसके दूसरे फंक्शंस देखेंगे हम कि फंक्शंस कौन से परफॉर्म करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन फंक्शन क्या था, एज ए लेजिस्लेटिव ऑर्डिनरी लॉज को पास करना, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, 2 मेजर काम थे। दूसरे इनके काम क्या थे कि इंडिया को रेटिफाई करना, इनकी मेंबरशिप कैसे बनाना कि इंडिया जो है वो किसका मेंबर है, कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर है, ठीक है। क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट ये था कि इंडिया को उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। वी गेट इंडिपेंडेंस, वी हैव एन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, बट उस टाइम पे हमें क्या मिला था, डोमिनियन स्टेटस था। इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे से तैयार नहीं हुआ था और हमें क्या था, ये डर भी था कि कोई दूसरी नेशंस जो है वो हम पे किसी तरह का अटैक ना कर दें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने क्या करा था, कुछ टाइम के लिए
इंडिया जो था वो किसका मेंबर बना था, कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर बना था, उसको रेटिफाई किया था। और रेटिफाई कब करता है, ये मई 1949 को करता है। फिर उसके बाद इंडिया ने क्या किया था, अपना एक ऑफिशियल फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो था उसको अडॉप्ट कर दिया था, जिसको हम ट्राई कलर फ्लैग आज की डेट में हम देखते हैं। ये कब किया था, 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को ही हमने अपना राष्ट्र ध्वज जो था वो अडॉप्ट कर लिया था। सॉरी। देन उसके बाद नेशनल एंथम की बात करें तो इसको भी कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम वॉज जनगण मन, 24 जनवरी 1950, ठीक है। नेशनल सॉन्ग को हमने अडॉप्ट करा था 24 जनवरी 1950। और इसी साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। अगर हम पूरा ओवरऑल देखें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कितना टाइम लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 11 18, राइट। अब इसमें पूरे में क्या हुआ, 11 ही सेशन करवाए गए। अब इसमें क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाया गया था और ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंटेक्स्ट। मतलब क्या था कि इंडिया की जो नीड्स थी, जो हमारी डिमांड्स थी, उसको देखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फ्रेम करा गया है। दो कि हमने कुछ प्रोविजंस जो थे वो दूसरी कंट्रीज़ में जा के उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जो थे वो सीखे थे, समझे थे और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल करा था, ठीक है। फिर क्या होता है, फाइनली 24 जनवरी 1915 को इनका फाइनल सेशन होता है, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल सेशन एक्सेप्ट करते हैं और प्रोविज़न जो थे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, फाइनली उसके प्रोविजंस को सबके सामने जो है वो रख दिया जाता है, तब तक के लिए कि जब तक टिल द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट। तो नई पार्लियामेंट यानी कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो थी वो कब करवाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब करवाई गई थी, 1951 से 52 में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक का आपने पिछली स्केल पूरी देखें, मेन पॉइंट देखते हैं फटाफट से, जिसमें हमने बोला कि 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड आती है बाय द एम.एन. रॉय, ठीक है। जस्ट एक idea was given by M.N. Roy and the official demand was officially demanded by the Indian National Congress in the year 1935, and after that the objective resolution was passed by the Jawaharlal Nehru in December 1946, and after that period the Constituent Assembly started making the constitution, and it took near about 2 years 11 months, right. 2 years and 11 months and 18 days, right. And then the 11th session, and finally the session final discussion was held on the 24th January 1950, and the 26th January 1950 the complete constitution was handed to the people of the India, and after that the first general election was conducted in the year 1951 to 52, right. And the which one is the most important date that we observe, 26 November 1949, because that on that day some of the provisions of the constitutions were enacted in the country, right. Then नेक्स्ट वन द कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई तो उसमें कुछ क्या बनाई गई थी, कमेटीज़ बनाई गई थी, जिसमें मेजर कमेटीज़ थी, जिसमें यूनियन पावर कमेटी थी हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी Dr. B.R. Ambedkar, and the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, Tribals and Excluded Area was headed by Sardar Patel, and the Advisory Committee on this also has 5 subcommittees, that is the Fundamental Rights Subcommittee was headed by J.P. Kriplani, Minority Subcommittee
by H.C. Mukherjee, Northeast Frontier Tribal Areas and Assam Excluded and Partially Excluded Areas Subcommittee headed by Gopinath Bardoli, Excluded and Partially Excluded Area Subcommittee headed by A.V. Thakkar, Northwest Frontier Tribal Area Subcommittee was headed by Dr. Rajendra Prasad, right? Then the Rules of Procedure Committee was headed by Dr. Rajendra Prasad. States Committee, that is the committee for negotiation with states, because at that time the complete कंसेप्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट देयर, ठीक है, पूरा इंडिया का कोई कंसेप्ट नहीं था, प्रिंसेस स्टेट्स अपनी मर्जी थी, कुछ लोग आना नहीं चाहते थे, कुछ लोग जाना चाहते थे, तो इस तरीके जो नेगोशिएट करना था स्टेट्स के साथ, दैट कमेटी वाज आल्सो नोन एज स्टेट कमेटी एंड इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड देन द स्टीयरिंग कमेटी हेडेड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ माइनर कमेटीज थी जैसे फाइनेंस और स्टाफ को लेके थी, क्रेडेंशियल कमेटीज थी, हाउस कमेटीज, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, तो ये जो कुछ कमेटीज़ हैं इनमें से उनको आप अच्छे से देख लेना एक बार, जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दिस। ये इतना कोई में से क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन आने वाले थे उसको मैंने बार बार रिपीट करा है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, बिकॉज ड्राफ्टिंग कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था वो सारा किसके पास था, ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि कौन सा पार्ट कब रखा जाएगा, कौन से प्रोविजंस पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, किनको निकालना है, किनको ऐड ऑन करना है, ठीक है। बाकी तो अपना अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन मेजर वर्क इनका था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइट। तो ये बनाई कब गई थी, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इस कमेटी में कितने मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। बेटा ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर एंड हैज़ 7 मेंबर्स। तो चेयरमैन थे, उनके नाम फटाफट से देते, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण अय्यर, K.M. मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी, सईद मोहम्मद सादुल्ला, N. Madhav Rao and T.T. Krishnamacharya, although N. Madhav Rao was replaced by B.L. Mitra because he resigned due to ill health, right, and T.T. Krishnamacharya was replaced by D.P. Khaitan because Krishnamacharya was died in the year 1948, right। Now after that the drafting committee जो है कंसिडर करती है प्रपोजल जो होते हैं बहुत सारी कमेटीज़ के, जिनको प्रिपेयर किया गया था। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज पब्लिश्ड इन February 1948, पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। लोगों को भी 8 महीने का समय दिया गया था कि भाई आप इस ड्राफ्ट को पढ़ लो, समझ लो, और आप इसमें कुछ चेंजेस आनी है तो वो भी आप हमें क्या करो बता सकते हो। तो पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और सजेशंस को देखते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो एक सेकेंड ड्राफ्ट बनाती है, जिसको पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1948 में। ड्राफ्टिंग कमेटी को कम से कम भी 6 महीने टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट, ठीक है। तो इतना कोई नहीं पूछेगा कि कितने टाइम लगा, कितने नहीं, टोटल टाइम आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बना था, तो वो 2 year 11 month एंड 18 days में बनना था, दैट्स ऑल, ठीक है। टोटल कंप्लीट सेशन कितने थे, 18 सेक्शन थे। अब बोलते हैं एनेक्टमेंट कब होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम बोलते हैं कि B.R. अम्बेडकर क्या लाते हैं, फाइनल ड्राफ्ट लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। कब लेके आते हैं, 4 November 1948 को, जिसमें ये क्या करते हैं, फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, असेंबली जो है इसके ऊपर डिस्कशन करती है कम से कम 5 दिन के लिए। फिर सेकंड रीडिंग जो है वो उसकी शुरू होती है, क्लॉज बाय क्लॉज इसमें पढ़े जाते हैं, कब तक चलती, जो उसके शुरू हुई थी 15 November को 1948 को, और ख़त्म होती है 17 October 1949 के, यानी कि पूरा 1 साल लग गया उसको क्लॉज बाय क्लॉज को समझने में और देखने में। फिर इस स्टेज में आके क्या होता है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स इसमें की है, जैसे नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स यहाँ पे बुक में मेंशन है कि 7653 अमेंडमेंट्स जो थी वो प्रपोज करी गई थी, जिसमें से 2473 जो थी एक्चुअली डिस्कशन चली थी उन पे, किस पे, असेंबली में। फिर क्या आता है, थर्ड रीडिंग आती है सेकंड के बाद, फिर थर्ड रीडिंग होती है ड्राफ्ट की, जो कब आती है
14 नवंबर 1949 को आती है। और बी आर अम्बेडकर इस दिन क्या करते हैं, एक मोशन मूव कर देते हैं जिसमें ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है उसको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जो था वो निकल गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और जो था इतनी सारी अमेंडमेंट्स करने के बाद फाइनली क्या करते हैं, ये एक मोशन पास करते हैं जिसमें ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, और ये कब होता है, 26 नवंबर 1949 को होता है। और इसमें क्या होता है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं मेंबर्स के, जितने भी मेंबर्स उस असेंबली हॉल में प्रेजेंट थे उन सबके सिग्नेचर हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट के भी क्या हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं। लगभग 299 मेंबर्स जो थे ऑफ द असेंबली, 299 मेंबर्स में से कितने थे, 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे उस दिन में, और जिन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। अब जो डेट मेंशन है, ये जो मैंने बोला 26 नवंबर 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यही डेट जो है मेंशन है हमारे किसमें, प्रीएम्बल में। क्यों, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, ओनली द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अनेक्ट किया जाता है, और उन्हीं लोगों को क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था उसमें कितने प्रोविजंस थे। तो हम लोग बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल था। ठीक है, क्लियर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंटली बन जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यही क्वेश्चन जब स्टेटमेंट्स में आएगा तो उनमें क्या आएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया था तब इसमें कौन सी थी, प्रियम्बल, स्टेटमेंट 1, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल, राइट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट हैज़ at 20 द सेकेंड स्टेटमेंट वॉज, सिस्टम में थोड़ी सी रुकावट आती है बीच में, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एट प्रेजेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 448 आर्टिकल्स and 12 schedules and right, which one of the statement is correct? ओके, नीचे ऑप्शन दिए होंगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, या ए बी करके, ए और बी, जैसे लिखा होगा कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली अ प्रीएम्बल एंड 395 आर्टिकल्स एंड नो शेड्यूल, तो वो स्टेटमेंट्स को पढ़ के जो है वो हमने ध्यान रखना है कि इसी के तरीके से। तभी मैंने आपको बोला कि जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप जाके कमेंट करिए कि एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स हैं कि 24 हैं, वो आप खुद मुझे बताइए, मैं नहीं बताने वाली। देन उसके बाद आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में, तो इनको क्या मिला था, एक रोल मिला था इनको, एक लॉजिकल, फोर्सफुल। देखो, इनको सिंपल से आपका याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपने याद रखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, राइट। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है
द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के मेन आर्किटेक्चर कौन थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो भी कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। 19 नवंबर, अब देखो करंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट डेज की। तो प्रेजेंट डे में हमने देखा था सिंस 2015, तो 19 नवंबर 2015 से, ठीक है, 19 नवंबर 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, डिक्लेयर कर देती है 26 नवंबर को, किस नाम से डिक्लेयर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से डिक्लेयर करती है। और इसको क्या कहा जाता है, संविधान दिवस भी कहा जाता है। और ये इसमें क्यों ऐसा किया गया है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको सिटीजन्स के अंदर क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक करंट का पोर्शन भी हमने इसमें देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस निकलेंगे यहीं से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है कि 26 नवंबर को कौन सा डे जो है एनेक्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें ऑप्शंस में संविधान दिवस लिखा गया था। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा, संविधान दिवस होगा, वो एक ही आंसर है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चूज़ किया गया, जिसको ये बोला गया, रेफर टू इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो डेट चुनी गई थी वो कौन सी चुनी गई थी, 26 नवंबर 1950 चुनी गई थी। ऐसा क्यों था ऐसा, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या थी भाई, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये थी कि क्या थी कि 1930 के टाइम पे जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, ये कब हुआ था, 1929। क्योंकि हर साल हमें पता है कि कांग्रेस का कहाँ पे जाके मिलती थी, हर साल दिसंबर में उनकी एक मीटिंग होती थी। तो उसी को देखते हुए 1930 में पूर्ण स्वराज करके जो था एक डे को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, लाहौर सेशन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है, ये हिस्ट्री का भी पार्ट बनता है और पॉलिटी का भी पार्ट बनता है कि इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव डिक्लेरेशन अबाउट द पूर्ण स्वराज। तो ये था दिसंबर 1929 का सेशन। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, प्रेसाइडेड बाय द पंडित नेहरू। एंड फाइनली इन द ईयर 1930, 26 जनवरी 1930 द डे वाज सेलिब्रेटेड एज ए पूर्ण स्वराज, राइट। एंड सो दैट्स वाई इसीलिए क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 का दिन चूज़ किया गया था। और ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को ही हर साल हम लोग क्या मनाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम बोलते हैं, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस का एक्ट जो था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है, ठीक है, वो रिपील, ठीक है। जितने भी सप्लीमेंट्री एक्ट थे, जो एनेक्टमेंट्स करी गई थी, उनको ख़त्म किया जाता है। और इसी के साथ साथ प्राइवेट काउंसिल जो थी, जुडिक्शन एक्ट 1949 की, उसको क्या रखा जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। दैन एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस जो थी वो उसमें क्या करती है, काम करती है। तो ये इलेक्शंस जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो जब चल रही थी 1951 से 52 तक हुई थी ना जनरल इलेक्शंस, ये याद रखना पॉइंट। तो कांग्रेस पार्टी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो एक्सपर्ट कमेटी को क्या करती है, अपॉइंट करती है, किस पर्पज़ से, प्रिपेयरिंग मटेरियल करने के लिए, कि मटेरियल बनाई जाए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। तो उसमें बहुत सारे मेम्बर्स थे, ठीक है। ये में से कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सिर्फ आपने एक याद रखना है कि जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमेटी डेट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, बाकी इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कि ये बात किसने कही थी कि इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमेटी डेट सेट्स इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने, जो कहे थे एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ठीक है। कमेटी मेंबर्स जो थे वर्क कर रहे थे अपने फ्रेमवर्क कर रहे थे इस सभी के साथ। अब देखो, इसको कॉन्स्टिट्यूशन इतना सारा काम करने के बावजूद भी इनको क्या करना पड़ा, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा।
क्रिटिसिज्म क्या था इसका कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्टली मेंबर्स जो थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। दूसरी इन्होंने बोला कि कोई सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि क्रिटिक्स का ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है। इसको प्रपोज किया गया, इसको क्रिएट किया गया था किसके थ्रू? जो प्रपोजल रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उससे, ठीक है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि असेंबली जो है वो अपने सेशन लेती है किसकी परमिशन से? ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेके। फिर इन्होंने टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि हमने पहले देखा कि बहुत लंबा समय लगा था 1946 से लेके 1950 तक का जो टाइम था, तो इसमें इन्होंने ये भी बात बोली थी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। नज़रुद्दीन अहमद जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने बोला था, इन्होंने नया नाम दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी को कि अपना ये जो काम करे थे उसके लिए इन्होंने बोला था ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं ड्रिफ्टिंग कमेटी है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी ले कि ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी का नाम किसने दिया था? तो वो दिया था नज़ीरुद्दीन अहमद ने, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि इट वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। कुछ क्रिटिक्स का कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है इसमें सभी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स हैं। और इसी तरीके इन्होंने ये भी बोला था कि ये क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियल वन पार्टी कंट्री। तो ये बोलते हैं एक पार्टी कंट्री के लिए ज़रूरी है कि एक ही पार्टी की बॉडी हो, ठीक है। तो ये भी रिमार्क्स किसने दिए थे हमें? ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने दिए थे, ठीक है। ग्रेनवाइल ऑस्टिन क्या बोलते हैं? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री, ठीक है। देन लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन चलता है, इसमें ये बोला जाता है, मेंटेन किया जाता है क्रिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, जिसको डोमिनेशन किस में होती है? लॉयर और पॉलिटिशियंस की। देन उसके बाद ये बोलते हैं कि इसमें सारे जो हैं बल्कि ऑफ सेक्शन, जो बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको तो समझ ही नहीं आएगा। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो सिर्फ लॉयर्स के लेवल का ही है, देन जब पॉलिटिशियन ही समझेंगे। देन उसके बाद बोलते हैं डोमिनेटेड बाय हिंदूज। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, जिसमें नाम आता है लॉर्ड विस्काउंट साइमन का। उन्होंने ये कहा था, ठीक है। कोई बोले कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी या बॉडी ऑफ हिंदूज किसने कहा था? वो था लॉर्ड विस्काउंट साइमन, ठीक है। इसी तरीके से विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने भी इस पर कमेंट करा था। इन्होंने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो रिप्रेजेंट करती है सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को, इंडिया की, ठीक है। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मुस्लिम लीग तो पार्ट लेगी नहीं। मुस्लिम लीग ऑलरेडी डिमांड थी कि हम सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। और जो पॉपुलेशन थी मेजॉरिटी में हिंदूज की थी और यही लोग ज़्यादा इसमें वर्क कर रहे थे, तो इसी वजह से इन्हीं लोगों का नाम जो था वो ज़्यादा देखने को मिला था। फिर इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। एलिफेंट, अगर कोई पूछे सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या था? एलिफेंट था, ठीक है। एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था एज ए सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? लीगल एडवाइज़र कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? वो थे BN राव। देन इसके बाद सेक्रेटरी कौन थे इसके? HVR अयंगर। देन चीफ ड्राफ्ट्समैन द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली SN मुखर्जी। फिर कैलीग्राफी किसने करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? प्रेम बिहारी नारायण राजदान। ये क्वेश्चन आते हैं इन फैक्ट्स में से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हैंड रिटन था या फिर प्रिंटेड था? तो इट वाज हैंड रिटन और इसको कुछ स्टाइल में लिखा गया था, इटैलिक सा स्टाइल में लिखा गया था। देन इसके बाद हम देखते हैं कि ओरिजिनल वर्जन जो था ब्यूटीफुली डेकोरेट किसके द्वारा किया था? शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको लिखा था अपने हाथों से। देन आनंद, जिसमें आर्टिस्ट का नाम किसका आएगा? नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। अब ब्योहर राम मनोहर सिन्हा इन्होंने क्या किया था? प्रियम्बल को ब्यूटीफाई किया था, ऑर्नामेंट किया था। ओरिजिनल प्रियम्बल जो कैलीग्राफी की थी किसने? प्रेम बिहारी नारायण राजदान ने। इतना ही हमें याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी कैलीग्राफी किसने की थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा थे, ठीक है। इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था, जिसको ब्यूटीफाई किया गया था बाय द शांति निकेतन आर्टिस्ट नेमली नंदलाल बोस एंड बियोहर राम मनोहर सिन्हा। कैलीग्राफी जो थी इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी वर्जन की, वो किसने की थी? बसंत कृष्ण वैद्य ने की थी, और इसको डेकोरेट किया गया था बाय द नंदलाल बोस, राइट। अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज़ द हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओरिजिनली हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का, उसमें किसी भी तरह डिड नॉट मेक एनी प्रोविजंस, किसी भी तरह के प्रोविजंस नहीं रखे गए थे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को लेके कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी लैंग्वेज में होगा। हालांकि बाद में चल के प्रोविज़न रखा गया इस रिगार्ड में। कब रखा गया? जब हमने यहाँ पे क्या करवाई, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाई। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई? 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है 1987 में। यहाँ पे चल के क्या रखा गया, एक प्रोविज़न रखा गया, इसमें कहा गया द अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल। देखो 58th अमेंडमेंट के बाद एक नया आर्टिकल आया, डैट इज़ द आर्टिकल 394A, ठीक है, 394A। और कौन से पार्ट में डाला गया? ये पार्ट 22, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटली कितने हमारे पास पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। तो बोलता है, इसमें ये बोला है द प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी। प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी अथॉरिटी के अंदर पब्लिश कर सकता है, किसको? ट्रांसलेशन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी लैंग्वेज में, मॉडिफिकेशंस जो कि ज़रूरी हैं, ठीक है, लैंग्वेज के साथ समझने के लिए स्टाइल या टर्मिनोलॉजी जो अडॉप्ट की जाती है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट में, सेंट्रल एक्ट में, उनको वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है। सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जो पहले से करी हैं उनको भी पब्लिश करवा सकता है हिंदी लैंग्वेज में। ट्रांसलेशन जो है हिंदी की हर एक अमेंडमेंट को लेके द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस में करी जाएगी? इंग्लिश में भी करी जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो है, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया है उसकी अमेंडमेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। देन उसके बाद बोलता है जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की और उसकी हर एक अमेंडमेंट की, उसको पब्लिश किया जाएगा। ओरिजिनल टेक्स्ट जो इंग्लिश में लिखे हैं वैसे ही उसको क्या किया जाएगा? ट्रांसलेट किया जाएगा, और उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि बिना उसका मीनिंग चेंज करे जैसी कोई चीज़ें हैं वैसी ही हिंदी के अंदर जो है वो ट्रांसलेट की जाएंगी, राइट। फिर बोलता है अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्रेसिडेंट के पास जो है कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सूटेबली, कि प्रेसिडेंट चाहे तो हिंदी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है। ट्रांसलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की और उसकी हर एक अमेंडमेंट की, उसको पब्लिश किया जा सकता है सभी पर्पसेस के लिए, और उसके अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को एंड इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है ना। टेबल है यहाँ पे जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स बताई गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया के पास कितनी थी, प्रिंसली स्टेट्स का, ये कुछ नहीं आने वाला हमें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। तो हमने सिंपली याद रखना है कि क्या क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ इतना बनेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि इंग्लिश में लिखा गया है क्या इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू कर सकते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट लाई गई थी जिसको हम 50th अमेंडमेंट बोलते हैं, इन द ईयर 1987 में आई थी, और इसके थ्रू, इस अमेंडमेंट के थ्रू 394A करके एक इस नाम का एक आर्टिकल है जिसको पार्ट 22 में बिठा दिया गया, और ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो अपने बिहाफ पे क्या कर सकता है? चेंजेस करवा सकता है, अगर उसको लगता है कि चाहे वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करवाए, चाहे उसकी अमेंडमेंट्स कराए, चाहे उसका कोई एक पोर्शन करवा दे, ठीक है, और उसको रिवाइज भी करवा सकता है। लेकिन मीनिंग जो है वो उसका प्रोविजंस का वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट में प्रोविजंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन गए, 3 स्टेटमेंट्स बन गई, ठीक है। कौन सा पार्ट था? पार्ट 22, आर्टिकल 394A, और अमेंडमेंट कौन सी थी? 58th अमेंडमेंट 1987 की थी। देन कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। Now the next one is the women members of the Constituent Assembly, आमो स्वामीनाथन, ये
इतना कोई नहीं पूछेगा आपको कि कौन सी थी, कौन सी नहीं थी। जस्ट ये अपनी नॉलेज के लिए होता है कि अगर आपको लगता है कि इसके लिए, जब सरोजनी नायडू इम्पोर्टेंट नाम है ना, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थी? बिल्कुल थी, ठीक है। बिहार से थी, जनरल इलेक्ट। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। सुचिता कृपलानी, यूपी, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का क्या है हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, ये 3 नाम आप क्या करिए, थोड़ा सा माइंड में रखिए। देन इसी के साथ साथ हम लोगों ने आज का जो चैप्टर था ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो होपफुली कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो किस तरीके से रखे गए हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें हम देखते हैं। सो होपफुली you will enjoy the session, complete class. So with this आज का क्लास जो है वो ख़त्म होती है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। होपफुली वो सारी क्लियर कर दी जाएंगी। थैंक यू कीप वॉचिंग द चैनल एंड डू शेयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।